नमस्कार, सिंहासन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने रख देती हूं। बात 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी का सियासी घमासान पूरे परवान पर आ चुका है। साथ ही पक्ष और विपक्ष ने अपने चुनावी मुद्दे भी या तो तय कर लिए हैं या बदल लिए हैं। तभी तो कभी मुस्लिमों की बात करने वाले अखिलेश यादव अब शंकराचार्य के चरणों में बैठे नजर आ रहे हैं। राम मंदिर, चंदा चोरी के साथ साथ गौ रक्षा पर सरकार को घेर रहे हैं। इधर सीएम योगी हार्डकोर हिंदुत्व की क्लियर लाइन के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने को लेकर लगातार प्रहार कर रहे हैं। इस बीच यूपी सरकार ने एमपी की तर्ज पर वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के संकेत दिए और इसी के बाद इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इसको लेकर घमासान और तेज हो सकता है, क्योंकि विपक्ष शुरू से ही वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर सवाल उठा रहा है। अब आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरीके से आगे सियासत बुनाई जा रही है, इसको लेकर के भी रुख देखना बहुत दिलचस्प होगा आपको। लेकिन बता दें कि यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने एमपी में लागू किए गए नए वक्फ बोर्ड मॉडल का समर्थन किया है और समर्थन करते हुए यह बयान दिया कि यूपी में भी इसी तरह की व्यवस्था जो है वो लागू की जा सकती है। साथ ही दावा भी किया कि इससे वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट, उनकी तौर तरीके और अधिक ट्रांसपेरेंट हो पाएंगे, पारदर्शी हो पाएंगे, जवाबदेही तय हो पाएगी। दानिश अंसारी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को कटघरे पर लिया। साथ ही कहा कि कभी भी वक्फ की समस्याएं नहीं समझी है इन पार्टियों ने, वक्फ की संपत्तियों के हेरफेर की भी खुली छूट दी है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। वक्फ की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हो रहे थे, वक्फ की संपत्तियों की जो मिसहैंडलिंग हो रही थी, वक्फ की संपत्तियों का इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा था, उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहे थे, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं हो रही थी, उन तमाम खामियों को दूर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र की मोदी सरकार लेके आई। तो विपक्ष के पास देखिए कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम आने के बाद जो विपक्ष के नेता थे उनकी तो बोलती बंद हो गई, क्योंकि वक्फ के सुधार के लिए एक बहुत ऐतिहासिक कदम। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है दानिश अंसारी ने। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जाहिर की है। लखनऊ में AIMPLB के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है, AIMPLB और सभी मुस्लिम संगठनों ने इस संशोधन का विरोध किया था। वक्फ पूरी तरीके से मुस्लिम समुदाय और उनके धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ है, एक संस्था है उसे जुड़ी हुई, इसमें किसी भी प्रकार की कोई इंटरवेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनवाते आपको। आप देखें तो ऑन एन एवरेज जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं ऑल ओवर द कंट्री, उसमें 90% प्रॉपर्टी आर इन द फॉर्म ऑफ मस्जिद, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड और मदरसे या इमाम बाड़े। तो लिहाजा उनको किस तरीके से मैनेज करना है एज पर इस्लामिक लॉ, उसका इल्म जाहिर सी बात है मुसलमानों ही को है। तो लिहाजा उसमें मुसलमानों ही को मेंबर्स रखना चाहिए, जो अभी तक चला आ रहा था। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा देते हैं आपको। वक्फ बोर्डों में 2 हिंदू सदस्य होंगे तो सौहार्द का भी एक वहां पर माहौल बनेगा और साथ ही साथ वहां पर हो रही अनियमितताएं और भ्रष्टाचार, उस पर अंकुश लगेगा। और जो लोग परेशान हैं, ये वही लोग परेशान हैं जो उस समय भी विरोध कर रहे थे, पूरा देश समर्थन कर रहा था आदरणीय मोदी जी के इस संशोधन अधिनियम 2025 वक्फ का। और वहां पर ये परेशान इसलिए हो रहे थे क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियों पर बैठे हैं, इन्हीं के लोग सबसे ज्यादा उन्होंने लूट करी है। वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था,
जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके, बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। तो मोहसिन रजा के साथ साथ मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना, लेकिन इस पूरे मसले पर अब लगातार सियासत हो रही है। सियासत हो भी क्यों ना, ये सीधे सीधे आने वाले चुनाव को लेकर जोड़ने वाली वो तस्वीर है जिसमें वोट बैंक भी है, जिसमें मुसलमानों को अपीज करने का वो एक स्टंट भी है, जिसके जरिए अब आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन असल में खोर में है क्या, इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपको, हाजी मेहरदीन रंगरेज साहब हमारे साथ कनेक्ट हैं। शबनम खान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद है। एहसान अब्बासी जी मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है रंगरेज साहब, ये पूरा जो एक नुमाइंदा, एक पूरी तस्वीर, आपने बयानों को देखा, मंत्री और जो टॉप प्रायोरिटी अगर कहा जाए सरकार में होती है, उनकी तरफ से जो बयान सामने आए, एक जो उसका कोर निकाला जाए उसमें एक चीज कही जाती है कि हिंदू अगर शामिल करवा सकता है मुसलमानों को अपने पूजा पद्धति से जुड़े आयोजनों में, तो वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों नहीं शामिल हो सकता? इस पर आपकी राय। देखिए, पूरा सिनेरियो जो बनाया गया है ये वाला वक्फ बोर्ड वाला, जब हमें कहा जा रहा है कि हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिम मतलब हिंदू भाई होने चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो भारत सरकार का अगर इतना ही अच्छा दिल है तो जो ट्रस्ट बने हुए हैं हिंदुस्तान में, उन ट्रस्ट में जहाँ पे हिंदू ट्रस्ट बने हुए हैं मंदिरों के, वहाँ पे मुसलमानों को जोड़ लीजिए, बात बराबर हो जाएगी, फिर किसी को ऐतराज़ नहीं होगा। मगर ये सरकार जो अभी नुमाइंदे बोल रहे थे बीजेपी के, ये दोनों ही नुमाइंदे जो हैं, अंसारी साहब और वो रजा साहब, वो दोनों ही बीजेपी के नेता हैं। आप एक आम आदमी से पूछिए, आप किसी मुस्लिम स्कॉलर से पूछिए जो मुसलमानों की बात करते हों, मुसलमानों के बड़े रहबर हों, उन तंजीमों से पूछिए, वो बताएंगे कि इसमें कितनी सारी बातें हैं वक्फ बोर्ड का। हमने पहले भी कहा था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जो है उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा, आर्टिकल 26 के भी खिलाफ है। तो ये सारे मुद्दे हम लगातार कह रहे हैं, और जिस तरीके से जिस पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के पर्सनल, पहले यूसीसी, कभी ये इस तरीके के मुद्दे लाकर पूरा ध्यान आकर्षित करती है। अभी ट्रस्ट के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे कितना बड़ा घपला घोटाला हुआ, उस पर अगर बात करने की बात आए तो वो घपला घोटाले में अगर मुसलमान उस ट्रस्ट में होते तो ये इतना बड़ा घपला घोटाला कभी होता ही नहीं। घपला घोटाला इसी वजह से हुआ कि भाई वो तो सारे एक जैसे हो गए, और सारे लोग किस तरीके से इन्वॉल्व थे, किसी ने ज़मीनें खरीद ली। अगर सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड में घपला घोटाला हो रहा है, तो उन लोगों के खिलाफ अभी तक आपने, सरकार आपकी वहाँ पे है 16 से अभी तक आपने क्या कार्रवाई करी? 10 साल होने जा रहे हैं। सवाल हो जाता है कि आखिर फिर कैसे आजम खान को बना दिया गया था 2013 में कुंभ का, पूरी तरीके से उनकी तस्वीर देखना, उसकी रूपरेखा, उसकी मैनेजमेंट कंट्रोल, वो उनके मंत्रालय में आता था। अगर कोई मंत्री होगा कैबिनेट के अंदर, जो सरकार होती है, यूपी की हो या पंजाब की हो या हरियाणा की हो, किसी भी स्टेट की हो, तो वहाँ पर इस तरीके का जो मंत्री होता है वो उसी को बनाया जाता है। वो बताइए क्या सिस्टम में क्या कमी रही? किसी ने कोई विरोध किया, किसी ने कोई किसी चीज की बात रही? कमी और तस्वीर क्या रही नहीं रही वो एक अलग विषय है। विषय इसमें पूछा जा रहा है कि उसके मैनेजमेंट में सबसे पहले मॉनिटर करने के लिए एक ऐसे शख्स को, आजम खान को चूज किया गया। वो एक मुसलमान चेहरा महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। नहीं, तो वो तो उस समय की जो सरकार थी उन्होंने जो डिसाइड किया था वो, मगर जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार इन ऐसे मुद्दों को लेकर, जो मुसलमानों से रिलेटेड मुद्दे हों, उनके अंदर हस्तक्षेप करने का काम लगातार कर रही है 2014 के बाद से। उससे पहले भी सरकारें रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुए भी 2014 के बाद से देश आज़ाद हुआ, उससे पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो ये व्यवस्था जो लाई जा रही है, दिखाया जा रहा है कि किसी तरीके से मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन कैसे बनाया जाए, उनके हर मामलों में कैसे हम हस्तक्षेप करें। तो ये पूरा एक मुद्दा है, एक एजेंडा है। उस एजेंडे के अंदर जो हमारे हिंदू भाई फंस रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए, बिल्कुल जरा सी बारिश हो जाती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। स्मार्ट सिटी की बात की गई थी, आज देखिए पूरा नोएडा देख लीजिए, बारिश के पानी में किस तरीके से बहाल हो गया, पूरे दिल्ली में पानी बारिश से किस तरीके से। तो ये सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लगातार ऐसे मुसलमानों को सामने लेके आ जाते हैं कि मुसलमानों के मुद्दों को रिलेट करके लोग जो है ध्यान उनका आकर्षित होकर वहाँ से उधर हो जाए।
ठीक है, एक इसी पर मेरी दिलचस्पी है। शबनम जी, आपका पॉइंट क्या कहता है इस पूरे मसले पर? एक वैधानिक निकाय है ना ये सिस्टम, लेकिन इस निकाय में भी अगर इंक्लूडेंस का अगर कहा जाए, किसी एक धार्मिक पहलू को जोड़ दिया जाए, हिंदू क्यों नहीं कर सकता किसी वक्फ बोर्ड या किसी ऐसे संगठन का, किसी ऐसे बोर्ड का क्यों नहीं मॉनिटर कर सकता अगर मुसलमान करता है तो? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड की ज़रूरत ही क्यों है? मेरे भारत की जो भी संपत्ति है, भारत की संपत्ति है ना। कोई एक आदमी आए और कहे ये सारा तामझाम मेरा है। अल्लाह पाक की उसमें जिसने प्रॉपर्टी दे दी, मैं उसे अपने कब्जे में ले लूंगा, और जो गरीब मुसलमान जिसके लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी आपको वक्फ से ही सवाल नहीं, मैं अगर होती, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं होती तो मैं वक्फ बोर्ड ही समाप्त करती पूरा। वक्फ बोर्ड की ही जरूरत नहीं है भारत में। और अगर है भी, चलिए हम बड़ा दिल, क्योंकि हम भारतवासी हैं, पता है आपको, हम सॉफ्ट काइंड हार्टेड हैं। अगर है भी तो हमें जरूरत नहीं है इनको इतनी ज्यादा तवज्जो देने की। और जो प्रॉपर्टी, ये तो लाल किला ये मेरे पिताजी का है। आप जहाँ खड़ी हैं कनॉट प्लेस में हम खड़े थे एक दिन, ये कनॉट प्लेस सारा हमारा है, आप हमारी जमीन में खड़े हो। अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये जमीन इन्हीं की है, वक्फ बोर्ड वालों की, और आप पर हम नकली बैठे, मतलब वी आर इंडियंस। यानी कहीं पर भी किसी भी जमीन पर, किसी भी जमीन को अपनी बता सकते हैं। और दूसरी बात, हमें इनकी जरूरत ही नहीं। मैं बीइंग ए मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह, बीइंग ए मुस्लिम फीमेल, अल्हम्दुलिल्लाह, बोल रही हूँ कि हमें किसी वक्फ बोर्ड की जरूरत ही नहीं है। और अगर है भी, और हिंदू भाई मेरे दो बैठते भी हैं, दो महिलाएं भी आएंगी। सोचिए, अब ये पता है पहले तो इनका टारगेट क्या होता, अच्छा, कि महिला क्यों है, लेकिन अब आपने दो हिंदू भाई मेंबर भेज दिए, तो अब इनका टारगेट महिलाएं हट गई हैं, अब हिंदू हो गए, शिफ्ट हो गए, हिंदू हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, उन्होंने तो फिर भी कितनी छूट दी है आपको। उन्होंने कहा है कि जो दो हिंदू भाई रहेंगे मेंबर उसमें, वो सिर्फ निगरानी रखेंगे, लास्ट डिसीजन आप लोगों का होगा जो मेजोरिटी में है। हाँ। तो भी बुरा मान रहे हैं आप? भाई डिसीजन तो आप ही का होगा ना। तो आप क्या कह रही है, ये जो पूरा एक पैमाना सेट किया गया है कि अगर एक मुसलमान, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने अभी आजम खान का जिक्र किया जी, कुंभ की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसे उसकी देखरेख करने के लिए उन्हें किया गया, मॉनिटर करा और किया भी उन्होंने पूरा, उसमें किसी को समस्या नहीं थी। तो अब क्यों एक हिंदू भाई का कोई बयान दिखा दीजिए जिसने कहा हो आजम खान को नहीं मानेंगे हम कुंभ का हेड। एक हिंदू का बयान दिखा दीजिए। तो क्या हो गया फिर? मैं तो एक सवाल और मैं कर लूं, फिर आप जवाब ले लीजिएगा। मुझे एक चीज और बता दीजिए कि ये सेकुलर हैं या नहीं है। अगर सेकुलर हैं तो दिल खोलो हिंदू भाइयों के लिए, फिर दिल क्यों नहीं खोल रहे हो हिंदू भाइयों के लिए? कांग्रेस पार्टी कहती है हम सबसे बड़े सेकुलर हैं, सारे लोग बोल रहे हैं हम सबसे बड़े सेकुलर हैं। तो ये लड़ाई एक उस तमगे की है कि कौन बड़ा सेकुलर। अगर आप सेकुलर हैं तो हिंदू को गले क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? तुरंत कहना चाहिए, बल्कि एक दलित भाई को भी रखिए अगर बड़ा दिल दिखाना चाहिए ने तो इस तरीके का, अगर सेकुलर हैं तो, या फिर मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। अब एहसान अब्बासी जी, आपका इस पर मत क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रितु जी, सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से है कि कांग्रेस ने सन 1951 में वक्फ बोर्ड का गठन किया और 1995 में लागू किया। क्या उद्देश्य था वक्फ बोर्ड का और क्यों लागू किया, क्या कार्य था उसका जी? उसका काम ये था कि वक्फ की संपत्तियां जो हमारे समाज के लोगों ने दान दी हैं, वक्फ की हैं, उनकी देख रेख और विधिवत रूप से उनका अधिकार या उनको उसमें से इनकम आमदनी उनको दी जाए जो यतीम हैं, विधवाएं, बेवा हैं। तो आ जाओ फिर महरौली में, आ जाओ फिर निजामुद्दीन में, आ जाओ फिर जामा मस्जिद पे, आ जाओ फिर तुरमार गेट पर, आ जाओ फिर चाबड़ी बाजार में, ये सारी वक्फ की सब, आ जाओ फिर लोधी रोड पर, आ जाओ फिर फतेहपुर सीकरी पर, आ जाओ फिर ताजमहल पर, आ जाओ फिर इमाम बाड़े पर, ये सारी संपत्तियाँ, आ जाओ फिर अजमेर पर, ये सारी संपत्तियाँ वक्फ की हैं। इनकी आमदनी, इनकी देखरेख के लिए, इनके कारगुजारी के लिए वक्फ एक्ट बनाया कांग्रेस ने। ये संवैधानिक बॉडी है, एनजीओ नहीं है। वैधानिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया है और ये बॉडी है, सरकार की बॉडी है, ये एनजीओ नहीं है, ये किसी मंदिर का ट्रस्ट नहीं है। हाँ। ये किसी मस्जिद का ट्रस्ट नहीं है कि कोई घुस जाएगा, कोई कर देगा, सरकार चलाएगी। कांग्रेस ने उन हमारी गरीब, यतीम, बेवा की संपत्ति को क्यों खुर्द-बुर्द करने दिया? और कौन बैठे हैं और किसने खाया हमारे गरीबों का हक?
मैं पसमानदा समाज से आता हूँ, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और देश में जो दैनिक स्थिति है पसमानदा समाज की बहुत बुरी दैनिक स्थिति है, आज भी दैनिक स्थिति खराब है। पसमानदा वाले पॉइंट पर आऊंगी मैं, लेकिन मैं एक मुसलमान होने के नाते आपसे एक सीधा सवाल, दिक्कत है क्या हिंदू भाई कोई आ जाता है जुड़ जाता है वक्फ बोर्ड? जी जी प्लीज। तो इन्होंने उस वक्फ की संपत्तियों को लूटा। आज भी चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे खाड़ी बाबली हो, चाहे निजामुद्दीन हो, चाहे महरौली हो, चाहे चिराग दिल्ली हो, ये सारी संपत्तियां कोई बता दो विधवा के पास है, कोई यतीम के पास है, कोई गरीब के पास है, कोई मस्किन के पास में नहीं है। इन कांग्रेसियों ने अपने कार्यकर्ताओं को, मुस्लिम लोगों को, जिसमें कांग्रेस के गोद में बैठे लड्डू खाते उनको दिए, उन्हें खिलाई है। तो हमारा तो हक लूटा गया है। और दूसरों सुनो, हिंदुओं से इतना दुश्मनी क्यों है कांग्रेस को? क्यों है ये तो आज तक हम समझ नहीं पाए। देखा था हमने आपातकाल में कि नसबंदी हिंदुओं कराई थी, देखा था हमने 1990 में कश्मीर में हिंदुओं को मरवाया था, देखा था हमने 84 में सिखों को मरवाया था। फिर भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की आंख नहीं खुल रही कि जो कांग्रेस है इस देश की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नरसंहार करने वाली पार्टी है। क्यों उसको मौका देते बार बार? क्यों बार बार यतीमों का कौन दिया जाए? अच्छा, आज जो डकैत थे वो चिल्ला रहे हैं। जो डाका डालने की जो योजना बनाई है मोदी जी ने और योगी जी ने कि जो डाका डालते थे अब डाका ना पड़े, तो दो भाई, दो समझदार व्यक्ति दो साथ मिला के तो आप साथ हैं इस फैसले के? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।